सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। एंड गाइस, अब तक ये क्वारी रिजॉल्व अच्छे से नहीं हो पाई है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे अगर सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मुझे लगा इस पर एक डिटेल वीडियो बनाना ज़रूरी है। सीयूईटी के रिजल्ट आने के बाद से सबने अपना रिजल्ट देख तो लिया, पर उन्हें अपना रिजल्ट पढ़ने नहीं आ रहा है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है कि भैया मैं अपने मार्क्स या अपने स्कोर को या अपने परसेंटाइल को अच्छा कहूँ या बुरा या मॉडरेट कहूँ क्या। और सबसे बड़ा सवाल, अगर तुम्हारे प्लेस पर मैं होता तो सबसे पहला मेरे दिमाग में आता कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा, मैं अपने को सेफ समझूं या नहीं समझूं, मेरा होने वाला है या नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूंगा कि भैया कितना आपका परसेंटाइल या स्कोर हो मिनिमम, कि आप खुद को आप सेफ समझिए, सेफ जोन में समझिए कि कहीं ना कहीं एडमिशन हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हमें सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि भैया जिस तरीके से जेईई मेन, यूपी टेक, मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जहां हमें एक रैंक पता चलती है। सीयूईटी ने तो कोई रैंक दिया ही नहीं, तो हमें रैंक कैसे पता चलेगा और हमें काउंसलिंग कैसे करना है, ये भी बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का। और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि भैया क्या मैं सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकता हूं जिसको मैंने फॉर्म भरते टाइम अप्लाई किया था? क्या मैं दूसरे यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं कर सकता जिसको मैंने अपने फॉर्म में नहीं डाला है? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है बच्चों के लिए। तो मैं इन सारी क्वारीज को रिजॉल्व करूंगा। और सबसे मेन बात जो है ये, भैया नॉर्मलाइज स्कोर क्या है, एक्चुअल स्कोर क्या है और परसेंटाइल क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है और हमारा एडमिशन किसके बेसिस पर होने वाला है। क्या जो हमारे एक्चुअल स्कोर मैच किया था क्या उसके बेसिस पे होगा, या नॉर्मलाइज स्कोर पे होगा, या परसेंटाइल पे होगा। बहुत सारे यूट्यूबर कुछ तो उल्टा पुल्टा जवाब दे रहे हैं, बहुत सारों ने ठीक ठाक जवाब भी दिया है और बहुत सारे तो खुद ही कंफ्यूज है। तो मुझे लगा कि मुझे इस पे एक अपनी बात रखनी चाहिए और इससे आपको बहुत हद तक आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपको एक्चुअली आपके रैंक के आधार पे मिलने क्या वाला है। सिंपल फंडा है। तो अगर आप चाहते हो कि संदीप भैया आप ऐसी वीडियो बनाते रहो तो सब्सक्राइब करके इस चैनल पे रखना, क्योंकि ये जो सेफ स्कोर की मैं बात करूंगा ये सिर्फ एक वीडियो में क्लियर नहीं होने वाला है, कम से कम पूरी इसकी सीरीज चलेगी। ठीक है, सीरीज चलेगी और अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग सीरीज चलेगी। अगर आप लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना चाहते हो तो इसकी सीरीज चलेगी कि कितना मिनिमम परसेंटाइल हो कि लेटरल एंट्री में आप एडमिशन अपना पक्का समझो। अगर आपको बी फार्मा करना है तो इसकी सीरीज चलेगी। अगर आपको बीएससी करना है डीयू से, बीएचयू से, इलाहाबाद से, जहां से भी करना है तो इसकी सीरीज चलेगी। तो भैया टाइम लगेगा, तो आप अपने कोर्स के अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले क्या करना है, इस चैनल को फॉलो करके रखना है और अपने कोर्स के अकॉर्डिंग अपने वीडियोस को देखना है। और यकीन मानो बेस्ट वीडियो होने वाली है, आपको सारा कुछ फंडा ही समझ में आ जाएगा मेरी वीडियो देखने के बाद। और एक चीज और है, ऑलरेडी मैंने इन सब चीजों की पीपीटी जो है पर जो पीडीएफ है ऑलरेडी अपने ऐप पर डाल रखा हूं। STBZ एकेडमी करके ऐप है मेरा, प्ले स्टोर से आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से जाके बहुत सारी चीजें आप वैसे भी देख सकती हैं। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। पहले हम समझते हैं कि हमारे परसेंटाइल के आधार पे लगभग हमारी रैंक क्या बनेगी और हमें कहाँ अप्लाई करना चाहिए अपने परसेंटाइल के आधार पे। तो सबसे पहले तो तुम ये पढ़ना सीखो कि तुम्हारा जो स्कोर कार्ड आया है कुछ ऐसा ही स्कोर डिटेल होगा, उसका मतलब क्या है और किस स्कोर को हमें अच्छा कहना चाहिए और किसको मॉडरेट कहना चाहिए, और कितना हो तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि भैया हमारा एडमिशन नहीं होने वाला है। तो चलो मैं एक बच्चे का दिखाता हूं, अब तुम्हारे में अलग अलग से हो सकता है। अभी हमारी एक बच्ची थी, उसके यही सब्जेक्ट्स थे, केमिस्ट्री, मैथ्स और फिजिक्स। इसको बेसिकली बीटेक के लिए जाना था। तो चलो भाई हम देख लेते हैं। अब जैसे इसके केमिस्ट्री में 98 परसेंटाइल है और नॉर्मलाइज स्कोर 151 बना हुआ है। तो हमें पता था कि जो केमिस्ट्री था इसमें मैक्सिमम मार्क्स 200 थे, 200 का पेपर था। तो तुमसे एक मैं सवाल पूछता हूं, क्या ये बच्ची 200 में से 151 नंबर लेके आई होगी? नहीं, हो सकता है कि इसका 200 से 151 से ज्यादा भी हो और हो सकता है कि ये इससे कम भी हो। अगर वो एक्चुअल अपने आंसर की से मैच करे तो उसे पता चलेगा कि 151 से ज्यादा भी हो सकता है, 151 से कम भी हो सकता है और 151 भी हो सकता है। तो ये जो एक्चुअल स्कोर है वो अलग चीज है, जो तुमने स्कोर किया अपने पेपर में वो अलग चीज है, और नॉर्मलाइज स्कोर
अलग चीज है। तो कई लोग कहेंगे भैया ये नॉर्मलाइज फंसाने की क्या जरूरत है, एक्चुअल से ही तो हो सकता है ना कि अगर जो सबसे ज्यादा नंबर लेके आया, मान लो 200 में से कोई बच्चा 198 लेके आया, तो उसको बोल दो कि 100 परसेंटाइल वाला बंदा है, इसको AIR1 दे दो और उसके बाद से देना स्टार्ट करो। तो ये तुम्हारी बात सही है। अब तक यही होता था कि जो सबसे बेस्ट लेके आया उसको रैंक 1, उसके बाद वाले को रैंक 2, उसके बाद वाले को रैंक 3, उसके बाद वाले को रैंक 4 देता जा रहा था। लेकिन क्या सिर्फ केमिस्ट्री का एक ही शिफ्ट हुआ होगा? सोचो, क्या सिर्फ इसने जिस शिफ्ट में एग्जाम दिया क्या वही एक शिफ्ट था जिसमें बच्चे केमिस्ट्री के लिए बैठे थे? नहीं, बहुत सारे शिफ्ट हुए थे। तो मान लो वहां अगर 199 कोई नंबर लेके आ रहा है, तो क्या उसको AIR1 दोगे या इसको AIR1 दोगे? तो कई लोग बोलेंगे 199 वाले को दे दो जो दूसरे शिफ्ट में लेके आया है। तो क्यों दे दो? क्या पता इसका पेपर का लेवल जो है इजी हो। अगर इसके पेपर का लेवल इजी हो और उसके पेपर का लेवल टफ हो, और अगर इस बच्चे को ए वाला एग्जाम दिलवाओ तो पता चले वो 200 में 200 मार रहा हो, तब तुम क्या कहोगे? क्या AIR1 के हकदार ये है या ये है? तो कहोगे कि भैया ये है। नहीं, क्या पता कोई तीसरे शिफ्ट में इससे ज्यादा तगड़ा बंदा बैठा हो, लेकिन उसका 190 नंबर ही आया क्योंकि तीसरा पेपर और टफ था। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन है नॉर्मलाइज स्कोर। पेपर के टफनेस के आधार पे हर एक शिफ्ट को एक समान लेवल पे लेके आओ। अब जब तुम समान लेवल पे करोगे तो हो सकता है कि इसका 198 इसके 99 के बराबर हो और इसका 199 इस 190 वाले के बराबर हो, ऐसा हो सकता है। तो जिसका पेपर का लेवल टफ रहा होगा, जिसके शिफ्ट में टफ पेपर पड़ा होगा, उसके अगर कम नंबर भी आ रहे होंगे तो उसका नॉर्मलाइज स्कोर बढ़ गया होगा, और जिसका इजी रहा होगा उसके अगर ज्यादा नंबर भी आ रहे होंगे तो उसके नॉर्मलाइज स्कोर, जो उसका एनटीए का नॉर्मलाइज स्कोर है, वो घट गया होगा। अब तुम सोचोगे कि अच्छा, लेकिन ये सेम लेवल पे कैसे करते हैं? तो इसके लिए एक बढ़िया सा इन्होंने फॉर्मूला दे रखा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन इसके पीछे का रीजन यही है। अब उसका फॉर्मूला, चूंकि बहुत ही ज्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं, तो इन्होंने एक फॉर्मूला बनाया है और उसके अकॉर्डिंग ये निकालते हैं। तुम इंफॉर्मेशन बुलेटिन से जाके देख सकते हो। तो अब तुम्हें समझ में आया कि हर एक शिफ्ट के बच्चों को मिलाकर एक नॉर्मलाइज स्कोर तैयार किया गया। अब उस नॉर्म मतलब इसमें सारे शिफ्ट के बच्चे हैं जिन्होंने भी केमिस्ट्री का पेपर दिया है, चाहे जितने भी शिफ्ट हुए हैं, सारे शिफ्ट वालों को बुला के, जो केमिस्ट्री का पेपर दिया गया है उन सबको बुला के एक नॉर्मलाइज स्कोर तैयार किया गया। और उसमें जिसके सबसे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं उसको बोला जाएगा कि ये टॉपर है। उसको क्या करो, उसको तुम 100 परसेंटाइल दे दो। कितना दे दो? 100 परसेंटाइल दे दो। ये परसेंटेज नहीं है। 100% कब होता है? जब कोई 200 में से 200 लेके आता है। लेकिन 100 परसेंटाइल अलग है। जेई मेन टाइप के कॉन्सेप्ट में है। जिस तरीके से जेई मेन का कॉन्सेप्ट है परसेंटाइल वाला, वही सेम इसका कॉन्सेप्ट है। क्योंकि एनटीए भी जेई मेन भी तो एनटीए ही कराता है, और कौन कराता है? तो इसका क्या मामला है कि इनको भी आप 100 परसेंटाइल दे दो, मामला यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। आपको मामला समझ में आया? अब जिसका 100 परसेंटाइल है, तुम कहोगे कि भैया आप उसको AIR1 क्यों नहीं दे रहे हो, एनटीए वालों ने रैंक क्यों नहीं दिया है? तो इसके पीछे का रीजन है क्योंकि ये लोग रैंक दे ही नहीं सकते ना। अब जेईई मेन में रैंक आता है, रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे 3 ही सब्जेक्ट होते हैं। एक बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चूज करके बैठा हुआ है, 3 ही तो सब्जेक्ट चूज करके बैठा हुआ है। यहाँ पे एक बच्चा पीसीएम, कोई बच्चा पीसीएम सेलेक्ट करके बैठा है, कोई बच्चा पीसीएम के साथ इंग्लिश लेके बैठा है, कोई बच्चा पीसीएम के साथ जनरल लेके बैठा है। तो रैंक देने का कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे, है ना? ये सिर्फ स्कोर देगा, रैंक कौन देगा सर? तब रैंक आपकी यूनिवर्सिटी देगी। आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे ना, तो देखेगी कि अच्छा कौन कौन अप्लाई किया है। अब मान लो 10 लोग अप्लाई किए हैं, मोटा मोटी समझो एक कि 10 लोग अप्लाई किए हैं। अब उस 10 में से जिसका बेस्ट जो परसेंटाइल होगा या जिसका बेस्ट नॉर्मलाइज स्कोर होगा, उसको बोलेगी AIR1। और मतलब AIR1 नहीं बोलेगी, बोलेगी रैंक 1। इसका रैंक हमारे यहाँ 1 है, और उसके बाद वाले को रैंक 2, उसके बाद वाले को रैंक 3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कॉन्सेप्ट है। रैंक तुम्हें अभी नहीं मिलेगा, तुम अलग अलग यूनिवर्सिटी में तुम्हें अलग अलग रैंक मिलेगा। उसके लिए तुम जहां जहां पर भी अप्लाई कर रहे हो वहां तुम जाओ और अप्लाई करो, और वहां से तुम्हें रैंक पता चलेगा। फिर तुम्हें पता चलेगा कि वहां एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो तुम्हारे मन में एक बड़ा विचित्र सा सवाल आएगा, तो क्या मुझे इतना पैसा फंसाना पड़ेगा? नहीं, तुम्हें हर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। उन्हीं यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने की जरूरत है जहां आपको एडमिशन मिलने की संभावना है। और ये कैसे पता चलेगा?
तो ये पता चलेगा लास्ट ईयर के एक्सपेक्टेड कट ऑफ से। कौन बताएगा? आपके संदीप भैया बताएंगे, तो परेशान मत हो, ठीक है। अब तुम कहोगे कि भैया मान लो कई बच्चे ऐसे हो जिनका नॉर्मलाइज स्कोर सेम हो, तब क्या होगा? तो उनमें से सबको 100 परसेंटाइल बोल दिया जाएगा। मतलब नॉर्मलाइज मान लो जो टॉप के हैं, जो टॉप के बच्चे हैं और सेम नॉर्मलाइज स्कोर है, तो उनमें से सबका जो बेस्ट नॉर्मलाइज स्कोर है, अगर 5 लोगों का सेम नॉर्मलाइज स्कोर है तो उन सबको क्या बोल दिया जाएगा कि ये सारे के सारे 100 परसेंटाइल वाले हैं। और अगर कई लोगों का नॉर्मलाइज स्कोर सेम हो तो क्या होगा? तो सबका परसेंटाइल भी सेम बनेगा। सिंपल सा फंडा है। जैसे मैं तुम्हें एक दिखाता हूं, तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि 100 परसेंटाइल कितने इंग्लिश में, तो इतने लोगों की 100 परसेंटाइल बनी है। सोचो 5685 लोगों की 100 परसेंटाइल बनी है और 4000, मतलब ऐसा तुम देख सकते हो कि 43,248 लोग ऐसे थे जो 95 परसेंटाइल के ऊपर हैं इंग्लिश में। ऐसे ही तुम अपन फिजिक्स में देखते हैं 83% लोग ऐसे हैं जिनकी 100 परसेंटाइल बनी है। सॉरी 83 लोग की 100 परसेंटाइल है फिजिक्स में, और 24,000 लोग ऐसे हैं जो 95 परसेंटाइल से ऊपर है। तो इससे तुम्हें डेटा पता चल रहा होगा कि भाई साहब 95 परसेंटाइल से ऊपर 24,631 लोग हैं। तो तुम्हें मामला क्लियर हो गया होगा कि हाँ ठीक है, 95 परसेंटाइल इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत बड़े टॉपर हैं क्योंकि इतने सारे लोग तुमसे आगे चल रहे हैं भाई। तो आर यू गेटिंग पॉइंट? 36 लोगों की 100% बनी है, 100 परसेंटाइल बनी है। जनरल टेस्ट में 36 लोगों की 100 परसेंटाइल बनी है और 34,000 लोग ऐसे हैं जो 95 परसेंटाइल से ज्यादा लेके आए हुए हैं। तो तुम्हें बात समझ में आ रहा है? आई थिंक तुम्हें मामला समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो आई होप कि मामला तुम्हें क्लियर नजर आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था। तो ये तुम्हारा रहा रिजल्ट के बेसिस पे। अब कई लोग अभी भी ये नहीं समझोगे कि हमारा एडमिशन किसके बेसिस पर होगा। तो अगर तुम में से कोई महान आत्मा हो तो जरूर बताना कि किसको ये बात नहीं समझ में आई। अच्छा, अब ये बात होता है कि हमारा एडमिशन किसके बेसिस पे होगा। तो देखो तुम्हारा एडमिशन नॉर्मलाइज स्कोर के बेसिस पे होगा और या फिर परसेंटाइल स्कोर कह लो, सेम बात है, उसके बेसिस पे होगा। क्योंकि ये नॉर्मलाइज स्कोर को ही परसेंटाइल में कन्वर्ट किया गया है, दैट्स इट, ताकि इजी हो जाए जो भी इंस्टीट्यूट में तुम अप्लाई कर रहे हो उनको एडमिशन देना इजी हो जाए। तो सब कुछ करके एनटीए दे दिया है। अब तुम्हें अपने यूनिवर्सिटी में क्या करना है? अप्लाई करना है और उन्हें पता है कि किसको कैसे एडमिशन देना है। तो तुम इतना परेशान मत हो। अब मामला क्या आता है कि भैया किसको हम सेफ समझे, हमारा परसेंटाइल के आधार पे कितना हो कि हम सेफ समझे। तो देखो कम से कम जिसका 90 परसेंटाइल से ज्यादा है वही खुद को सेफ समझे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे परसेंटाइल वाले सेफ नहीं समझे। ये डिपेंड करेगा कि आप किस कोर्स में जाना चाहते हो। अगर आपके कोर्स में भीड़ नहीं है तो बहुत हद तक चांस है कि आपको सेफ समझना चाहिए। अब एक एक के लिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ सेफ होगा, कहाँ सेफ नहीं होगा। बहुत सारे में तो ऐसा होगा कि मतलब काफी हाई रैंक मतलब काफी हाई रैंक पे एडमिशन होगा। डीयू के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे 95 परसेंटाइल से एबव होना ही चाहिए, मिनिमम 95 परसेंटाइल से एबव होना चाहिए। मतलब तो ये इसमें मैं डिटेल में बात करूंगा। बट अब मैं जो तुमसे बात करूंगा, मैं जो तुम्हें सेफ स्कोर बताऊंगा वो परसेंटाइल के हिसाब से नहीं बताऊंगा, ये मैं परसेंटेज के हिसाब से बताऊंगा। जैसे तुम इन तीनों को जोड़ लेना और जोड़ के देखना कि मान लो ये 600 का पेपर था तो 600 में से कितना परसेंट तुमने गेन किया है, और उसके हिसाब से मैं बीटेक वालों को बताऊंगा और बाकी बीएससी वालों को तो ऐसे परसेंटाइल के हिसाब से ही बता दूंगा। क्योंकि देखो अगर ये ओवरऑल हमें परसेंटेज पता चल जाए ना तो हम इजीली एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कहां पर कैसे एडमिशन होने वाला है। तो तुम्हें इस मामले को समझना है और आई होप कि तुम्हें रिजल्ट पढ़ना आ गया होगा, रिजल्ट समझना आ गया होगा कि हाँ भैया मैं आप क्या कह रहे हो, मैं समझ गया आपकी बात को, और कितना परसेंटाइल लेके आने पे एडमिशन होना है ये भी समझ में आ गया होगा। क्योंकि तुम्हें ये बात क्लियर हो गया होगा कि भैया जो 95 परसेंटाइल से अगर इतने ज्यादा लोग आ गए हैं तो इस हिसाब से तो हम बहुत पीछे चल रहे हैं। एक मोटा मोटी अगर रैंक की बात करें तो तुम बहुत पीछे चल रहे हो। देखो फिजिक्स हो गया या मैथमेटिक्स हो गया या कोई भी हो गया, अगर फिजिक्स की बात कर लें इस बच्चे की तो 24,631 लोग तुमसे आगे चल रहे हैं। तो तुम्हें लग रहा है बीएससी में 24,000 सीट्स होंगे, भाई यहाँ भी तो दिक्कत होगा ना तुम्हें। तो मैं इस पे एक बात कर लूंगा, पर चलो अपन लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात आता है कि भैया हमें अप्लाई कहाँ करना है, कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए तुम हमारे पेड प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो। अब CUET बीटेक का कोर्स लॉन्च हो चुका है और प्राइस है मात्र 1,500 रुपए, लेकिन दैट इज अर्ली बर्ड, आगे चल के 2,500 हो जाएगा जैसे ही यहाँ पे 100 लोग आ जाएंगे। और CUET लेटरल एंट्री, देखो लेटरल एंट्री का सबसे ज्यादा आइडिया मुझे लगता है कि अगर बहुत मतलब अगर 10 लोगों को तुम सेलेक्ट करो यूट्यूब पे और उनमें से एक सेलेक्ट करो कि
10 उन लोगों को सेलेक्ट करो जो लेटरल एंट्री के बारे में बहुत ज्यादा आइडिया रखते हैं, तो उसमें से एक अपना चैनल है, और मे बी उनमें से भी बेस्ट निकल के आ सकता है। ठीक है, तो सीयूईटी के थ्रू अगर तुम्हें लेटरल एंट्री में एडमिशन लेना, मतलब बीटेक इन सेकेंडर में एडमिशन लेना है, तो तुम आंख बंद करके हमारा प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में लेटरल एंट्री पे ही पहले लॉन्च करूंगा कि लेटरल एंट्री के लिए सेफ स्कोर क्या है। तो भाई साहब इस वीडियो को देखना मत भूलना, अभी आने वाला है। और उसके बाद हम बात कर लेंगे बी फार्मा वालों के लिए, और उसके बाद हम बात करेंगे बीएससी के लिए। तो देखो बीटेक के लिए बीटेक इन लेटरल एंट्री और बी फार्मा का हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका है। अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर लेना, बाकी आपकी मर्जी, बाकी मैं आपकी पूरी मदद करता रहूंगा। तो जितने भी बच्चे लास्ट तक मुझे देखे हैं वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि भैया मैं लास्ट तक आपको देखा था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।